नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेम एडिटोरियल के साथ साथ वोकैबलरी को, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ताकि एक बच्चे को रीडिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सके। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए आपके सामने कुछ वोकैबलरी है, देखते हैं। ये वोकैबलरी वैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम हर रोज डिस्कस करते हैं। ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। जिस भी एग्जाम में वोकैब आएगी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, होमोनियम, सबके आधार पर जरूरी है। कई सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो बैंक के अंदर या एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम में रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड आए हैं, किस फॉर्म में आए हैं? स्पेलिंग टेस्ट की फॉर्म में भी आए हुए हैं। तो आप उनको देखते जाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला वर्ड है इम्पासे। इम्पासे एक नाउन है। नाउन को हिंदी में कहते हैं इसको गतिरोध करना। गतिरोध करना मतलब किसी काम को होने से रोकना। इसको ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। पहली बात तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है किसी काम में रुकावट डालना, गतिरोध उत्पन्न करना। अ सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इज ब्लॉक्ड एंड नो वायबल सॉल्यूशन और कॉम्प्रोमाइज कैन बी रीच्ड। यानी कि कोई एक ऐसा तरीका जहां पर आगे के रास्तों को, तरक्की को, प्रोग्रेस को होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए और आगे कोई रास्ते नजर ना आए। दोस्तों, ये एक सिचुएशन हमारे पास तब आई थी जब बहुत सारे बॉर्डर्स का सेक्शन ऐसा था जहां इंडियन आर्मी की अप्रोच बर्फ पड़ने या सर्दी के मौसम में बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि आम जो बेसिक सेक्शन है उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। तो पहला वर्ड आता है डेडलॉक। स्टैंड स्टिल का मतलब वहीं की वहीं खड़े हो गए, आगे कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इसी के अंदर आता है स्टेलमेंट। स्टेलमेंट का मतलब होता है किसी काम को रोकना। स्टेलमेंट का मतलब होता है किसी काम के अंदर रुकावट डालना। काम में रुकावट डालने को स्टेलमेंट कहते हैं। ग्रिडलॉक भी यहीं पर है। ग्रिडलॉक भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। डेडलॉक हम पढ़ चुके हैं। ऑब्स्टेकल हो गया। ऑब्स्टेकल के बाद में एक वर्ड हम यूज करते हैं कई जगहों पर, उसको हम कहते हैं एम्बार्गो। एम्बार्गो, बैरियर भी कह देते हैं। बैरियर भी कह देते हैं इसी वर्ड के अंदर। एंटोनियम देखें, विपरीत देखें तो रिजोल्यूशन होता है किसी काम के अंदर परिवर्तन करके आगे का रास्ता बनाना, यानी कि किसी रुकावट को खोलना, रेजोल्यूशन कहते हैं। ब्रेक थ्रू, नई शुरुआत को कहा जाता है। ब्रेक और थ्रू दो फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक एक वर्ब है और वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को जोड़ा तो बन गया फ्रेजल वर्ब। ये ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा वर्ड है। एग्रीमेंट होता है जहां पर नामंजूरी को मंजूरी दी जाए। सॉल्यूशन प्रॉब्लम का होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज हैज रिजल्टेड इन एन इम्पासे विद नो रेजोल्यूशन इन साइट। ये बेसिकली जो पॉइंट है ये इंडिया और चाइना को लेकर लिया गया है, जहां पर आपको याद होगा गलवान के बारे में इंडिया और चाइना के मल्टीलेटरल काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स के बाद भी अभी तक कोई रिजल्ट, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आया। जब कोई भी आउटपुट सामने नहीं आया तो कह सकते हैं कि डिस्प्यूट है। किस किसके बीच में? बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में है, जिसकी वजह से, डिस्प्यूट की वजह से निर्णय या परिणाम ये निकल रहा है कि एक नो, बेसिकली प्रोग्रेस वाली सिचुएशन आ गई, कोई रेजोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के बाद से याद है ना, भारत ने काफ़ी सारी ऐप्स को बैन कर दिया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया कि भाई इंडिया में अब से प्रोडक्ट्स की सेल नहीं होगी। तो यहाँ पर उसी के लिए वर्ड आता है। अगला वर्ड आता है डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का अर्थ होता है अपराध करना, छोटे मोटे क्राइम करना, स्पेशली दैट कमिटेड, ऐसे अपराध जो जुवेनाइल के द्वारा कमिट होते हैं। जुवेनाइल होते हैं वे लोग जो 18 से कम होते हैं, 18 ईयर्स की एज से कम होते हैं, उनके द्वारा किए जाए। ठीक है। और वायलेटिंग रूल्स और नॉर्म्स, यानी उन रूल्स और नॉर्म्स को बेसिकली क्या किया जाए? वायलेट किया जाए। अब इन्हें छोटे मोटे माइनर क्राइम्स क्यों कहा गया है? कि जैसे अभी आपको याद होगा निर्भया हत्याकांड हुआ था। निर्भया हत्याकांड जिसे हम रॉड कांड के नाम से भी जानते हैं, याद होगा, जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ दरिंदों ने रॉड मार दी थी रेप करने के बाद में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि उस महिला का अपराध, रेप करने वाला एक
बच्चा था 18 साल से कम जिसमें सघन्य अपराध किया था, लेकिन क्योंकि 18 से कम था तो उसको टाइमली क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ऐसे में क्योंकि वो 18 से कम था लेकिन क्राइम उसका बहुत ज्यादा बड़ा था। मिसकंडक्ट एक वर्ड है। मिसकंडक्ट के बाद ऑफेंस। ट्रांसग्रेशन होता है बिना परमिशन के कहीं पे घुस जाना, नियमों को तोड़ना। ट्रांसग्रेसर भी कहते हैं बिना परमिशन के घुसने वाला। इसको इंट्रूडर भी कहा जाता है, ताकत के दम पर इंट्रूडर बन जाना, घुसते चले जाना। क्राइम आपने सुना ही है, रॉन्ग डीड्स उसी का ही एक पार्ट है। एंटोनियम कहते हैं कंप्लायंस का मतलब होता है जहां हम नियम नहीं तोड़ते, हम सहमति से यानी कि दोनों पार्टी की सहमति से कोई काम करते हैं। गुडनेस हो गया, मॉरालिटी हो गया, ये सारे के सारे एंटोनियम्स हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ तो एग्जाम्पल देखते हैं। द डेलिंक्वेंसी रेट अमंग टीन एजर्स हैज स्टडीली राइजिंग इन रीसेंट ईयर्स। यानी कि अभी अपराध करने की जो उम्र है या रेट है, क्राइम का जो रेट है कम उम्र के बच्चों में देखने में मिल रहा है कि 18 से कम के उम्र के बच्चे जो हैं ये अलग अलग तरीके के क्राइम्स में सम्मिलित पाए जा रहे हैं और ये परसेंटेज जो है डे पर डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आए दिन पाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अभी एक मर्डर हुआ, 16 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई लव अफेयर्स के चक्कर में। तो ये सब क्या है, ये क्राइम्स हैं। अगला वर्ड है स्टैश। स्टैश होता है किसी चीज को छुपा कर रखना। होर्डिंग्स आपने वर्ड सुना होगा, होर्डिंग्स होता है होर्ड। होर्ड होता है किसी चीज को छुपा कर रखना, बचा कर रखना। तो HOARDING। होर्डिंग्स होता है चीजों को छुपा कर रखना, बचा कर रखना। ठीक है, ताकि कोई उसे छेड़खानी ना कर पाए, उसका मिसयूज ना कर पाए। इसी को स्टॉक पाइल कहा जाता है, स्टोर कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है। स्टॉक पाइल, स्टोर्स और कलेक्शन कहा जाता है। एंटोनियम्स की बात करते हैं, विपरीत की बात करते हैं तो रिवील होता है किसी चीज को सामने लेकर आना। एक्सपोज होता है छुपी हुई चीज को दुनिया के सामने उजागर कर देना। अनकवर होता है कि कोई चीज अगर हिडन है तो उसको अनकवर कर देना, सामने लेकर आ जाना। तो छुपी हुई चीज का सामने लाना अनकवर कहलाएगा, एक्सपोज कहलाएगा, रिवील कहला देता है। ठीक है, इसी में ही कई बार हम छुपी हुई चीजों के लिए ब्रेक द आइस वर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक द आइस ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है लिंडसे यूजेस एन ओल्ड शू बॉक्स टू स्टैश ऑल ऑफ आर फोटोज। लिंडसे यहाँ पर्सन का नाम है, महिला का नाम होता है नॉर्मली। लिंडसे यूजेस एन ओल्ड शू बुक्स, पुराने जूतों के डब्बे का इस्तेमाल करती है ताकि छुपा सके किस चीज को, अपनी जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं वो। ठीक है, मीन कहने का उसने अपने बॉक्स को, शू बॉक्स को एक तरीके से फोटोग्राफ हाइड करने का एक प्रॉपर प्लेस बना दिया। अगला सवाल आता है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी से बना हुआ वर्ड है। सिंपैथी होता है दया वाले भाव रखना, सहानुभूति रखना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। एक एक ऐसी योग्यता क्वालिटी जिसमें हम दूसरे को समझने की सक्षमता रखते हैं, दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरे की कद्र करते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया सिंपैथी, सेंसिटिविटी और कंपैशन, ये तीन वर्ड आ गए। एंटोनियम की बात करते हैं। एंटोनियम में हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है रूथलेसनेस। रूथलेसनेस का मतलब होता है जब हम अपनी एडामेंट वेज को पिक करते हैं। एडामेंट वेज का मतलब होता है हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें हमारे लिए दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होती है। मर्सीलेसनेस होता है जिसमें दया नहीं दर्शाई जाती है। अपैथी होता है एक तरीके से घृणा, नफरत, या एक तरीके से आप कह सकते हैं घृणा के अलावा आप यूज करते हैं निर्दयता। निर्दयता निर्दयता का मतलब होता है जहां पर आपके लिए मैटर नहीं करता कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है। तो डॉक्टर शुड डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी यानी फीलिंग्स होनी चाहिए बिटवीन themselves एंड पेशेंट्स। डॉक्टर्स के दिल में कोई फीलिंग वाला भाव होना चाहिए पेशेंट्स के और डॉक्टर्स के बीच में। अगर वो हर पेशेंट को सब्जेक्ट ही समझेंगे तो एक्चुअल में दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है केवीट। केवीट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार यूज किया जा चुका है बैंकिंग के एग्जाम में। नॉर्मली ये वर्ड कई बार यूज होता है जब भारत सरकार के
तरफ से किसी को चेतावनी दी जाती है या फिर ऐसी चेतावनी भारत सरकार को मिलती है। अभी हाल फिलहाल के अंदर भारत को G20 के मंच पे पाकिस्तान के एम्बेसडर इंसल्ट करने के प्रयास में थे, कश्मीर का मुद्दा उठा करके घेरने की कोशिश में थे। तो भारत सरकार ने उन्हें पहले ही आतंकवाद के नाम की चेतावनी दे दी कि आतंकवादियों से कोई बात नहीं होगी। अब वार्निंग एंड कॉशनरी स्टेटमेंट यानी कि सावधान करने के लिए एक चेतावनी अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी भी परिस्थिति को लेकर, चाहे वो सिचुएशन हो या कोर्स ऑफ एक्शन हो। सिनोनियम्स की बात करते हैं तो चेतावनी के लिए वार्निंग, कॉशन, एडमोनिशन बोला जाता है। एडमोनिशन का मतलब भी होता है किसी काम को करने से पहले मना कर देना, चेतावनी देना। इसी को चेतावनी देने को मुहावरों में एक जगह मैंने पढ़ा था बच्चों, उसे कहते हैं टोकन स्ट्राइक। उसे कहते हैं टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है एक छोटी सी पहले ही वार्निंग दे देना कि यदि ये कार्य हुआ तो हम ऐसे एक्टिविटी पे आएंगे या हम इस घटना या दुर्घटना या फिर इस कार्य को अंजाम देंगे। याद होगा पहलवानों ने, जितने भी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर जितने भी पहलवान थे, वर्ल्ड जो रेसलर्स हैं, उन्होंने क्या किया था, पहले जनवरी के अंदर एक कोविड दिया था। कोविड यानी छोटी सी चेतावनी थी कि अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। और वही हुआ, सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब ये बिगड़ चुके हैं। इसका ऑपोजिट कोई वर्ड नहीं होता है कविट का। अब ऑप्शन क्या है, द प्रोफेसर इशूड अ कविट टू द स्टूडेंट्स warning them about the challenging nature of the upcoming exam। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को पहले ही आगाह कर दिया, यहाँ पे चेतावनी देना या आगाह कर देना, आगाह कर दिया किसको, स्टूडेंट्स को। और वार्निंग दी किस बारे में, वार्निंग दिया ताकि उन्हें पता चल सके कि भाई एग्जाम का जो नेचर है वो चैलेंजिंग होता जा रहा है, एग्जाम का नेचर एकदम से बदलता जा रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, पैटर्न ऑफ एग्जाम इज चेंजिंग, तो पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है और इस चीज की जानकारी जो है बार बार एग्जाम में प्रोफेसर्स ने पहले ही दे दिया था। तो पहले ही आगाह कर देना को कहते हैं कोविड। कविट के बाद यूफोरिया। यूफोरिया होता है बेसिकली, यूफोरिया कहते हैं उत्साह को, खुशी को, उत्साह को, खुशी को। बेसिकली जब हमारे पास किसी चीज को मिलने का टाइम आता है, या हम ये कह सकते हैं कि अब कोई चीज पूरी होने वाली, तो उधर हम वर्ड जोड़ते हैं उत्साह और खुशी। एक्सट्रीम हैप्पीनेस वर्ड यूज किया जाता है। समटाइम्स मोर देन इज रीजनेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कई चीजें जो हैं रीजनेबल होती हैं, ज्यादा होती हैं इस चीज के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो वहां पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। आगे वर्ड है हमारे पास एक्टेसी। एक्टेसी, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एक्टेसी और एक्सलरेशन, ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उत्साह के लिए हम एंथुसियाज्म भी जोड़ते हैं, उत्साह के लिए हम एंथुसियाज्म वर्ड भी जोड़ते हैं। एंथुसियाज्म का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होना, उत्साह होना, जोश भरा होना, ठीक है। इलेशन वैसे होता है कि व्यक्ति को परिस्थितियों से सुधार लाने का प्रयास करना, कोई व्यक्ति कहीं पर है तो उसकी परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करना। जॉय, खुशी को कहते हैं बच्चा। हैप्पीनेस आप जानते हैं, इजी वर्ड है। एंटोनियम की बात करते हैं तो एक वर्ड हमारे पास आता है डिप्रेशन। अब खुश है तो अपोजिट होगा, दुखी भी होगा, नाराज भी होगा, परेशान भी होगा। तो पहला वर्ड आता है डिप्रेशन, सैडनेस, माइजरी और अनहैप्पीनेस। सारे वर्ड इसके अपोजिट है। इसी में एक वर्ड आता है दोस्तों, ग्लूमी। ग्लूम, दुख को कहते हैं, ग्लूमी भी कह सकते हैं, ग्लूम भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, सेडेटिव भी आता है, ठीक है। अब वर्ड आता है विनिंग द चैंपियनशिप, फिल्ड द टीम, फिल्ड द टीम विद यूफोरिया एंड सेलिब्रेशन। यानी कि चैंपियनशिप जीतने के बाद, चैंपियनशिप जीतने की वजह से टीम में जोश और उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया और खुशी का एक माहौल सा बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बहुत अच्छा है, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव एक तरीके से जैसे कई लोगों के पास वीटो की पावर होती है, निषेध अधिकार होता है कि नहीं भाई हम किसी भी चीज में वीटो का प्रयोग करके सामने से आने वाले दबाव को बदल सकते हैं।
तो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीरोगेटिव का इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, विशेष अधिकार होना। चाइना, रशिया, अमेरिका ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है, जिनके पास वीटो का अधिकार है। जब भी पूरा वर्ल्ड इनमें से किन्हीं भी 3-4 देशों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है किन्हीं भी परिस्थितियों को लेकर, तो बेसिकली ये देश क्या करते हैं, ये देश अपने आप को डिफेंड करने के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं। और वीटो का इस्तेमाल करके क्या होता है, ये सारी परिस्थितियों से बच जाते हैं। तो इसके लिए वर्ड क्या है, एक्सक्लूसिव राइट और प्रिविलेजेस हेल्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप, और अ कंट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और कंट्री लिख लीजिएगा। ये बेसिकली वीटो काफी देशों के पास में है, 4-5 देश हैं जिनके पास में, जो सिक्योरिटी काउंसिल के फिक्स सदस्य हैं। तो वर्ड आ गया प्रिविलेज, हम पढ़ चुके हैं। राइट अधिकार को कहते हैं। एंटाइटलमेंट बेसिकली किसी को विशेष अधिकार या नाम से नवाजना। अथॉरिटी सिंपल वर्ड है। डिस्क्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एंटोनियम का मतलब है विरोध, यानी अगर किसी जगह पे छूट मिल रही है तो रुकावट यानी प्रोहिबिशन होगा, बैन होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आ गए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एज अ सिटीजन इट इज प्रीरोगेटिव, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, विशेष अधिकार है, आवश्यक है, अनिवार्य है, टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग 2024 में या कोई भी इलेक्शंस आते हैं, अपने वोट्स का इस्तेमाल करें, अपने वोट्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। डेमोक्रेटिक पार्टिसिप जो एक वर्ड है प्रोसेस, उसका हिस्सा बने, यानी लोकतंत्र का पर्याप्त रूप से हिस्सा बने। आपको पता होना चाहिए अगर आप लंबे समय तक वोट नहीं डालते हैं तो आपकी वोट्स कैंसिल हो जाती हैं, फिर वो बनवानी पड़ेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड आता है इंच। अब इसे सिंच पढ़ो, इंच पढ़ो, वो आपके ऊपर है। मामूली कार्य, जैसे पिंच कहते हैं ना, बहुत छोटा सा पिंच, नमक पिंच भर के, ऐसे सिंच वर्ड आता है आसान कार्य, छोटा सा कार्य। समथिंग दैट इज वेरी इजी एंड इज देयरफॉर सर्टेन टू बी अ सक्सेस। कोई चीज जो बहुत आसान है और श्योर है कि यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होनी ही होनी है, सर्टेन है, निश्चित है कि जीत मिलेगी मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं सिंच। सिंच आसान कार्य को कहते हैं। ठीक है जी। ब्रीज जोड़ा जा सकता है, स्नैप हो सकता है, पीस ऑफ केक, ये पीस ऑफ केक एक ईडियम है आसान कार्य को दर्शाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इजी टास्क हो सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑपोजिट में अनकॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लिकेट हो गया, इजी का टफ या डिफिकल्ट हो गया, यानी आप इसका यूज कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल भी कह सकते हैं। द क्विज वॉज अ सिंच, क्विज जो थी बहुत आसान थी, फॉर द ब्राइट स्टूडेंट, उस ब्राइट विद्यार्थी के लिए। अब होता है ना कई बार अच्छे लेवल के विद्यार्थियों से आसान क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो वो उनके लिए सिंच हो जाते हैं, आसान काम हो जाता है। अगला वर्ड आता है टू हैव हेल्प, हाँ, टू हैव फुल हैंड्स। ये एक मुहावरा है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके कहते हैं ना, कोई हाथ खाली नहीं है काम के लिए। हाथ खाली ना होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति बहुत व्यस्त है, उसके पास इतने काम है कि उसके पास आपकी बाकी चीजों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। तो फुल हैंड, हैव अ फुल हैंड, टू बी वेरी बिजी और टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी जब कहते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हैक्टिक शेड्यूल होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हैक्टिक वर्ड आप लिख सकते हैं इसके मीनिंग के लिए। ठीक है, अब इधर क्या है, मीनिंग देखते हैं। बिजी और ऑक्यूपाइड तो इजी वर्ड है, लेकिन एनग्रोज होता है काम में फंसे होना। स्वैम्प वैसे दलदल को कहते हैं कि काम की दलदल में फंसे होना। बर्डन्ड इजी वर्ड है। इनअंडेटेड बहुत जबरदस्त वर्ड है, ये बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स में आता है। इनअंडेटेड का मतलब होता है टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी। ओवरलोडेड तो आपको पता ही होगा, ओवरलोडेड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा लोड होना किसी चीज का। अपोजिट एंटोनियम देखते हैं तो फ्री, अनऑक्युपाइड, आइडल, आइडल निकम्मे को कहते हैं, आलसी को कहते हैं, लेथार्जी को भी कह सकते हैं। लेथार्जी, आलसी जिसे हम कहते हैं, निकम्मा जिसके पास कोई काम नहीं है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं।
लेजर होता है जब कोई व्यक्ति बहुत आराम से सुकून से काम करता है तो उसे लेजर कहा जाता है। एग्जाम्पल कहते हैं आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई हैव फुल हैंड्स विद दिस प्रोजेक्ट। फुल हैंड विद दिस प्रोजेक्ट का मतलब बहुत बिजी हूँ। डेडलाइन अप्रोचिंग, या उसके बाद कहता है डेडलाइन जो होती है, डेडलाइन का मतलब होता है अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का मतलब होता है कि लास्ट डेट पास आ रही है। जैसे कई बार होता है ना, एग्जाम से पहले बच्चे के ऊपर बहुत दबाव होता है कि किसी भी परिस्थिति में जैसे तैसे करके आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो आप कहते हैं डेडलाइन इज अप्रोचिंग एंड आई हैव फुल हैंड्स विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है ओपन पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स बहुत अच्छा वर्ड है। बेसिकली पेंडोरा बॉक्स जादुई चीजों के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसी समस्याएं, कहते हैं ना कि मुसीबतों का पिटारा, मुसीबत का पिटारा कहते हैं इसको। ये एक ईडियम है बच्चा। इसका अर्थ क्या है? समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। कुछ चीजें ऐसी जो जरूरत से ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देती हैं। ये वो समस्याएं हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की है। सिनोनियम में कहते हैं अनलीश अ कैन ऑफ वॉर्म, मतलब अनलीश होता है खोल देना, आजाद कर देना। और कौन सी कैन को? जिसमें बहुत सारे कीड़े हों, जैसे कह देते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता पे हाथ मार देना, उसको यूज करते हैं पेंडोरा बॉक्स, यानी कि जबरदस्ती अनावश्यक प्रॉब्लम्स का आ जाना। कीप द लिड ऑन, कीप द लिड ऑन मीन्स टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। बेसिकली हम कह सकते हैं स्टॉप समथिंग हैपनिंग। इधर आप इसे ये भी कह सकते हैं प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हैं द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल, यानी कंपनी के जो बेसिकली टैक्स संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, ओपनड पेंडोरा बॉक्स ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन। जब आपने उनको चेक किया तो पता चला कि कितना ज्यादा क्या था इसमें, क्या पाया गया? काफी ज्यादा फ्रॉड पाया गया, काफी ज्यादा करप्शन पाया गया, जिसके अंदर सरकार से टैक्सेस की चोरी की गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बच्चा कल की रिपोर्ट है। ये बेसिकली कल की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर ये एक बुक को इंडिकेट कर रही है। एक आर्टिकल, एक राइटिंग का पीस आया था। इस बुक के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है कि किस तरीके से इतिहास में जो लिखी हुई किताबें हैं, इतिहास में जो लिखी हुई किताबें हैं या इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो उनके राजवंशों का किस किस प्रकार से पता चलता है, शक्तिशाली राजवंशों का पता चलता है। दोस्तों ये उसकी एक कहानी है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा पार्ट जो है ये वोकेबलरी के साथ साथ रीडिंग को इंप्रूव कराना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला पार्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। दोस्तों जब भी हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है तो इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंदर हमारे सामने कुछ लिमिटेड सेक्शंस के बड़े बड़े कंट्रीज के नाम आते हैं, कुछ बड़े बड़े राजघरानों के नाम आते हैं, राजघरानों के परिवारों के नाम हमारे सामने आते हैं कि कैसे कैसे वे इतिहास में अपना रोल प्ले करते गए। कुछ ऐसे थे जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़े बनते चले गए, कुछ ऐसे थे जो इतिहास से गायब हो गए। तो उन सभी घरानों की अगर हम एल्बम्स को देखें यानी कि इतिहास के पन्नों को पलटें, तब हमें पता चलेगा कि इतिहास जो है, बड़ा हिस्सा जो है देश का या किसी भी विदेश का, प्रदेश का बड़ा हिस्सा जो है, सारा का सारा उन्हीं के संबंधित, उन्हीं चंद फैमिलीज, चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है तो आप ये पाएंगे कि इसमें बाकियों के कुछ खास रोल्स नजर नहीं आएंगे। रोल अगर नजर आएंगे तो केवल सेलेक्टेड ही लोगों के रोल नजर आएंगे। तो यहां पर उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कैन वर्ल्ड हिस्ट्री बी टोल्ड थ्रू,
क्या संसार की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का इतिहास है, बताया जा सकता है परिवारों की एल्बम से? अब एक सवाल है और जवाब है हाँ, यस। बिकॉज पावरफुल डायनेस्टीज, जितने भी नामी गिरामी डायनेस्टीज थी, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, शक्तिशाली राजवंश थे, ये अपने आप में अपने समय के बहुत ज्यादा बड़े, डरावने, भयंकर रूप से विशालकाय कह सकते हैं, विशालकाय रहे हैं ताकत में ओवर देयर टाइम्स। जब तक उनका समय चलता गया, जितना समय चला, इतिहास के पन्नों को अगर पलटते जाएं तो पता चलेगा कि बहुत सारे परिवार जो थे अपने आप में इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि इनकी इशारों पर नचा जाता था देशों का पूरा पूरा। जैसे ऑटोमन एम्पायर की बात करें, असद की बात करें, सीरिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, यानी कि उनके ऊपर सारी की सारी कहानियां चलती हैं। ऐसे ही भारत में गांधी जी हो गए, अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला हो गए। आप इनकी स्टोरीज को पढ़ लो, लगभग आपको अंदाजा उस देश के इतिहास का हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इतिहास जो है, पूरा का पूरा इतिहास जो है, ज्यादा नहीं, कुछ लिमिटेड लोगों के आसपास ही घुमा है। कह रहे हैं फिरौन से लेके ऑटोमन तक की बात करें, ये फिरौन जो थे, राजा थे, राजवंश था इनका बहुत बड़ा, इजिप्ट के रूलर्स से बचा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मेडिसिस टू द रॉकफेलर, मेडिसिस जो होते हैं ये बेसिकली बड़े बड़े व्यापारियों के ग्रुप को कहा गया, रईसों के ग्रुप को कहा गया, एक तरीके से नॉबल्स को मेडिसिस बोला जाता है। इसी के बाद अगर मेडिसिस बड़े बड़े व्यापारियों को छोड़ दे तो रॉकफेलर, रॉकफेलर कौन होते हैं? जनता की सेवा करने वाले, मदद करने वाले। ऐसे ही रोमानव्स और असद, चाहे रोमानव्स से शुरुआत करके असद तक पहुंचो, जैसे कि मैंने सीरिया के प्रेसिडेंट की बात करी, या फिर ट्रंप की बात करो, सर्टेन फैमिलीज हैव ऑलवेज लूम्ड लार्ज ओवर द टाइम, यानी कि कुछ परिवार ऐसे रहे जो हमेशा बहुत ज्यादा बड़े बनते गए अपने समय के अंदर, और इतने ज्यादा बड़े बने कि इनका इतिहास में एक बहुत बड़ा इंप्रेशन देखने को मिलता है। अमेरिका की पूरी स्टोरी को देखते हैं तो अमेरिकन को देखेंगे तो मोस्ट और मेजर रोल जो रहा वहां के प्रेसिडेंट्स का रहा। सेम ऐसे ही आगे चलकर जब हम औरों की स्टोरी देखते हैं तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का बहुत तगड़ा रोल रहा, इंडिया में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो क्या है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री? अब ये किताब है कि पूरा संसार एक परिवार की हिस्ट्री है। ये लिखा गया है साइमन सेबेग मॉन्टफेयर के द्वारा। ट्रेसेस हिस्टोरिकल चेंजेस, अब इन्होंने क्या ट्रेस किया है, पाया है इतिहास में परिवर्तन थ्रू द लाइव्स ऑफ दीज इन्फ्लुएंशियल क्लैंस, इन जो नामी गिरामी राजवंश के बच्चे रहे, राजवंश परिवारों से चलने वाले इनके क्लैंस से वंश थे, वंशज थे, कि उनसे क्या हुआ, वंशजों से किस प्रकार से इतिहास में परिवर्तन देखने को मिला, किस तरीके से इनके नाराज होने से पूरे के पूरे राज्य में परिवर्तन आया, किस तरीके से चेंजेस आए। आप ये जानते होंगे कि जब दो बड़े राजघरानों के अंदर रिश्ते बिगड़ते थे या एक तरीके से एम्पायर्स के अंदर आपस में डिस्प्यूट होता था, तो डिस्प्यूट जब होता था तो क्या करते थे ये लोग, ये इतना बुरी तरीके से अपने युद्ध को, व्यापार को हैम्पर कर लेते थे कि लगभग सभी को इनसे असर देखने में आता था। ग्लोबल हिस्ट्रीज आर ऑफन टोल्ड थ्रू थीम्स, जो पूरे विश्व के इतिहास है अक्सर बताया जाता है थीम्स यानी कि मुद्दों के ऊपर, लाइक द डिक्लाइन ऑफ मास वायलेंस, कि किस तरीके से बड़ा भारी मात्रा में जो हिंसा हुआ, वायलेंस हुआ, उसका डिक्लाइन यानी पंत, एक तरीके से पतन हुआ। एवोल्यूशन इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से आर्थिक एवोल्यूशंस हुए, ऑर्गेनाइजेशंस में परिवर्तन आया, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजीज आई, इन सब के पीछे कोई ना कोई नाम जरूर मिलेगा। मीनवाइल अगर इसी बीच में देखा जाए, बायोग्राफीज फोकस द स्टोरीज ऑन इंडिविजुअल एंड रेगुलेट देयर टाइम एंड प्लेस टू द बैकग्राउंड। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो ज्यादा कुछ नहीं, फोकस कर लें यदि बायोग्राफी पर, जीवन पर लिखी गई भाषा की जीवन शैलियों पर अगर आप फोकस कर लें तो आप पाएंगे कि लगभग ज्यादा नहीं, हर देश में कोई ना कोई ऐसे बड़े बड़े नाम रहे जिसमें टाइम बदला है, प्लेस बदले, थोड़ा सा बैकग्राउंड बदला है, लेकिन लगभग इतिहास के वही स्ट्रगल, वही प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं।
दिस बुक अटेम्प्ट्स अ नोवेल फीट। अब ये जो बुक है अटेम्प्ट करती है नोवेल फीट को, ट्राइंग टू लिंक, और कोशिश करती है ग्रेट इवेंट्स टू इमिटेट फैमिली ड्रामास। ठीक है, कि किस प्रकार से आपस में अलग अलग फैमिलीज के बड़े बड़े लेवल्स पर ड्रामा देखने को मिले, कि किस तरीके से किंग, क्वीन, नॉबल्स, नॉबल्स और नॉबल्स के बाद किस तरीके से नेबर्स अफेक्ट करते थे देशों के। क्वीन हो गया, नॉबल्स हो गया, नॉबल्स के बाद नेबर कंट्रीज हो गए, नेबरिंग हो गए, ये अफेक्ट करते थे, हैम्पर करते थे वहां की लाइफ को। आगे बढ़ते हैं। इट टेक अ ह्यूज पैनोरामिक व्यू अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड टाइम्स, यानी जब आप इन पे नजर डालते हैं तो बहुत बड़ा एक व्यू, नजारा दिखाई देगा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का और समय का। हर देश में कोई ना कोई समस्या किसी ना किसी चीज को लेकर चलती आई है, उसमें जब आप इनके ग्रेटर हीरोज को फोकस करते हैं या जो इनके नामी गिरामी रेप्यूटेड फैमिलीज को फोकस करते हैं, तो आपको लगभग सारी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, चाहे वो यूरोप हो या फिर ब्रिटेन हो। अब इस कंसेप्ट को यहीं पर एक सेकंड के लिए यदि रोक दे तो एक नाम पढ़िए यहां पे, गांधी। ये सरनेम की बात करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का बहुत तगड़ा रोल रहा, बहुत तगड़ा रोल रहा। 1919 के बाद से तो हम ये कह सकते हैं लगभग आज़ादी तक महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद में महात्मा गांधी के बाद बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, मिस्टर नेहरू की बात करें तो नेहरू की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नेहरू के बच्चों ने, नेहरू की बेटी ने, महात्मा नेहरू की बेटी को गांधी जी ने अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट कर लिया था तो ये सारा सिनेरियो जो था फैमिली क्लैन बन गया कि महात्मा गांधी से नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा गांधी के बाद सोनिया, सोनिया के बाद कुछ समय राजीव गांधी का भी रहा, राजीव गांधी के बाद संजय गांधी का भी रहा, सोनिया गांधी के बाद इस समय नेहरू में राहुल गांधी का भी कह सकते हैं। अगर आप इस फैमिली ट्री को देख लें, इस फैमिली ट्री के लगभग रोल को देख लें, तो 1919 के बाद से जितने भी लोगों का कोई भी रोल रहा प्रेजेंट में, पास्ट में, या इनसे इम्पैक्ट हुई लाइव्स पे रहा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक झलक पूरे देश के अंदर लगभग पूरे बड़े हिस्से की आपको झलक मिल जाएगी कि हाँ भाई क्या क्या समस्याएं उस टाइम थी और क्या क्या समस्याओं को बढ़ावा दिया गया। द फोकस ऑन फैमिली ऑल्सो लेट द बुक ब्रिंग न्यू कैरेक्टर, women, children who ignored in old style narrative on great men portrayed as the decisive agents of history। अब अगर बात करें इन ग्रेटर रोल्स को अगर एक बार को हटा दें तो किसी भी राज्य के, किसी भी राजा के बड़े नाम के उत्थान और पतन में उसके परिवार का, बच्चों का, महिलाओं का किस तरीके से पुराने स्टाइल में नैरेटिव किया गया, दर्शाया गया कि उनका क्या रोल था, कितने लोअर लेवल पर उनकी लाइफस्टाइल हुआ करती थी, पैसे से रईस होते थे लेकिन बाकी चीजों में वो किस तरीके से हिस्ट्री के खोए हुए पन्नों का पार्ट थे जिसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। फैमिलीज आर वन थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन। और ये जो वर्ड है ना परिवार, ये लगभग सभी में एक ही जैसी कॉमन चीजें लेकर आता है और यही एक चीज है जो हम सबके पास कॉमन है, बाकी तो सबके पास फैमिली अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हम में और आप में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। ऑल नेशन आर फॉर्म्ड बाय माइग्रेशंस एंड कन्क्वेस्ट। जितने भी नेशंस बने हैं इन सभी नेशंस की एक थ्योरी हमेशा रही है। क्या थ्योरी रही है कि या तो इन्होंने एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट किया, लूटने, लूट खसोट करने या किसी भी चीज के लिए, जैसे मुगल अफगानिस्तान से, जितने भी अफगानिस्तान से आक्रांता आए थे उन सब का काम क्या था, भारत के अंदर आके लूटपाट करना। सेम ऐसे ही अगर अफगानिस्तान छोड़ दो तो ब्रिटेन जितना अपने आप को फैलाता था,
न्यूजीलैंड तक पहुंच गए थे। इसी प्रकार से अमेरिका की बात करें तो ये वियतनाम तक पहुंच गया था। तो ऐसे में वियतनाम, कोरिया और ये यहाँ तक जो देश पहुंच रहे थे, ये माइग्रेट हो रहे थे, फ्रांस तक पहुंच रहे थे। इनका बस एक ही पर्पज था, लूटपाट करना या दूसरे को जीतना या अपने बेसिकली कल्चर को दूसरों पे थोपना। तो एक तरीके से आपस में सारे के सारे इस तरीके से कनेक्टेड है। एक अगर यहां से शुरू करेगा तो इनडायरेक्टली वो यहां तक पहुंच जाएगा। आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इंडिया की बड़ी बड़ी फैमिलीज या बड़े बड़े हिस्ट्री के बेसिकली क्लैंस की बात करेंगे, राजाओं की बात करेंगे, तो आप ना चाहते हुए भी ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में वॉर्स की बात आएगी। वॉर्स में आप इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान से हमारी जो वॉर्स हैं उसमें अमेरिका का भी रोल पढ़ेंगे, अमेरिका का रोल पढ़ेंगे। चाइना से हुई वार के अंदर अमेरिका की चुप्पी पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया के साथ रोल पढ़ेंगे। तो सारे जो बड़े बड़े नेशंस हैं या बड़े बड़े जो कंट्रीज रहे, इन्होंने क्या किया हिस्ट्री में, अगर हम बेसिकली केवल इन सेलेक्टेड लोगों के बारे में पढ़ लेना तो लगभग पूरे देश की इमेज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दिस इज एसेंशियली द मूवमेंट्स ऑफ फैमिली। और जाहिर सी बात है ये जो कन्क्वेस्ट रहा एक तरीके से परिवर्तन रहा, बदलाव रहा, आंदोलन रहा परिवारों के अंदर भी। आगे बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ डायनेस्टी स्टार्ट विद अकेडियन हाउस ऑफ सरगोन इन प्रेजेंट डे इराक। यानी कि अगर आप स्टोरी की बात करते हैं, तो ये जो किताब लिखी हुई है इस किताब के अंदर अकेडियन के बारे में पढ़ाया गया है। ये बेसिकली आज का इराक है और इराक में स्टोरी पढ़ाई जाती है अनेडुआन की। इसमें प्रिंसेस है, राजकुमारी है, प्रीस्ट पुजारन है, पोइट है और एक रेप का सर्वाइवर है। रेप का सर्वाइवर का मतलब क्राइम करके बचने वाला। जाहिर सी बात है क्राइम की एक छोटी सी मेंटेलिटी रही। अगर अपर या हायर रिच फैमिली या राजा महाराजाओं के बच्चे ने, किंग यानी राजा के बच्चे कोई क्राइम कर देते थे तो वो रेप जैसे क्राइम के लिए भी सरवाइव कर जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वहां पर नियम अपने बच्चों के लिए हमेशा बदल जाते थे। तो इट रेसेस थ्रू बिग इजिप्टियंस। ये जो स्टोरी है फिर धीरे धीरे बढ़ती है इजिप्टियंस की तरफ, असीरियन, बेबलियन, ग्रीक, मौर्य हमारे देश में भी आए थे, याद होगा। और इसके बाद किन डायनेस्टी ऑनवर्ड, फिर थ्रू द सेंचुरीज, फिर लंबे समय तक ये फिर चलती रही। मोस्ट रूलिंग फैमिलीज कास्ट देमसेल्फ एज अ सेक्रेड एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन पावर। ज्यादातर जो थी ये जितने भी राजा महाराजा हुए ये अपने आप को एक तरीके से पवित्र दिखाते थे, मोस्ट पावरफुल दिखाते थे और अपने आप को सबसे ज्यादा लेजेंडरी प्रेजेंट करते थे। जैसे नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया में किम जॉन उन के बारे में सुना होगा आपने। एक तरीके से तानाशाही है, तरीका क्या वैसे तानाशाही है भाई। वो वहां पे बोलना तो छोड़ो, आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं कटवा सकते, लेकिन वहां के लोगों के सामने अगर बात करेंगे तो पहली बात तो आप मार दिए जाएंगे अगर बात भी करेंगे उसके बारे में कुछ भी। परंतु अगर फिर भी बच जाते हैं तो उन लोगों के आगे उसने खुद को इस तरीके से राजा या भगवान की तरह प्रेजेंट कर रखा है कि उससे बड़ा कोई नहीं, सर्वोपरि जिसे कह सकते हैं। तो जब वो अपने आप को इतना बड़ा दिखा देता है तो ऐसी सिचुएशन में आप नोटिस करेंगे कि पूरा का पूरा कोरिया अगर बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति किम जॉन उनके इर्द गिर्द घूम रही है, जिसने कह दिया वही, जो कह दिया वही। ठीक है, तो ऐसे में मैक्सिमम स्टोरीज इसी पे चलती थी। आपको याद होगा ज्यादातर घरों में आजादी के समय में केवल और केवल महात्मा गांधी ही प्रेजेंट थे और शायद उनके अलावा और कोई व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं था। यही एक कारण देखने में आता है, यही कारण देखने में आता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी या उसके बाद के जो क्लैंस रहे हैं या बड़े बड़े राजा रहे हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। The family is not a private refuge from the demand of power. Domestic life was also the site of rivalry and betrayal. ज्यादातर परिवारों में केवल आप ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ उन्हें जीना था, नहीं, उनकी डिमांड थी बहुत ज्यादा पावर की, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ की, दूसरों के साथ धोखेबाजी की लड़ाइयां और धोखेबाजी की लड़ाइयों के बाद दुश्मनी। इससे क्या हुआ? अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए हर एक व्यक्ति दूसरे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता रहा।
जिसके बाद क्या हुआ, वो फंसते चले गए और हर एक देश एक दूसरे से कनेक्ट होता चला गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर वन का सिनेरियो देख लीजिए, हर एक देश दूसरे के साथ इन्हीं चार कंसेप्ट में था, जिसमें हंगर हो गई पावर की, डोमेस्टिक लाइफ हो गई और अच्छा पैसा कमाना हो गया, धोखेबाजी हो गई, तो ये सब चीजें देखने में आती है। इंसेस्ट एंड मर्डर फिगर्स इन दीज टेक्स एज मच एज बॉन्ड्स ऑफ लॉयल्टी। यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉयल्टी दिखाना, खुद को लॉयल दिखाना, किसी का मर्डर कर देना और खुद को कितना किसी के क्लोज दिखाना, ये सब चीजें इस बुक में दर्शाई गई है। इंटीमेट वायलेंस एंड डैमेजेस वाज ऑफन इनसेपरेबल, यानी वायलेंस और डैमेज जो है इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी राजा महाराजा या विजेता के रूप में। कोई भी बड़े विजेता की बात करते हैं तो विजेता वही होगा जिसने ज्यादा से ज्यादा क्राइम किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा मर्डर्स किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा वायलेंस की होगी, यानी कि खुद को प्रेजेंट करने के लिए लाखों लोगों का बेसिकली क्या किया होगा, इन्होंने मर्डर किया होगा। मंगोल की बात करें, जेंगिस खान की बात करें, बचपन से उसने अपना घर त्याग दिया और सिर्फ एक चीज जानता था, रेप करना है, मास मर्डर करना है, ब्रूटैलिटी करनी है और सिर्फ अपना परचम ले जाना है। ऐसे में बढ़ते 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 बहुत बड़े हिस्से में चंगेज खान चला गया था। हालांकि हिंदी में से चंगेज खान कहते हैं, लेकिन चंगेज नहीं है, ये जेंगिस खान कहलाता है। आगे यदि बढ़ते हैं तो बहुत सारी रॉयल फैमिलीज के अंदर देखेंगे अलायंसेस देखने मिलते हैं कि एक दूसरे के रिलेटिव्स बन गए, एक दूसरे से जुड़ गए, पावर्स कंसंट्रेट हो गई, पैसा जुड़ गया और प्रॉब्लमेटिक इनब्रीडिंग होने लगी, यानी आपस में लोग एक दूसरे के साथ में बढ़ते चले गए, परिवार एक दूसरे से जुड़ते चले गए, दो अलग अलग कल्चर्स का मिलना दिखने लग गया। ऑफन वुमेन फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स ब्रॉट अ फ्रेश इन्फ्यूजन इनटू द डायनेस्टी ब्लडीनेस, यानी कि आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्यूजन हुए, इन्फ्यूजन यानी दूसरे कल्चर की महिला किसी और सेक्शन में आ गई, उसके आने से क्या हुआ, पूरे सिस्टम के अंदर सिनेरियो में चेंज हो गया, दूसरे कल्चर्स मिक्स होने लगे। कॉमन सी बात ये, अरब देशों के अंदर, अगर अरब देशों के अंदर से कोई मैरी होगा इंडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है कल्चर का आदान प्रदान देखने को मिलेगा। द बुक ड्वेल्स, अब यहाँ पे बुक दिखाती है रेंज ऑफ पावरफुल वुमेन फ्रॉम हैशपेट टू क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा के बारे में तो बहुत सुना होगा, 3 एग्स वाली स्टोरी भी इसी से आती है। फ्रॉम द रोमन रूलर, अब मरोजिया अगर बात करें तो उससे एंडोलिस, इसके बाद एंडोलिसियन वेल्डा की बात करो, इन्फ्लुएंस ऑटोमन क्वींस या फिर 20वीं शताब्दी की जितनी भी पॉलिटिशियन थी, इंदिरा गांधी जैसी लेडी हुई, इन सब ने पूरी की पूरी रेंज के अंदर अपने कल्चर को, अपनी पावर को दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो बुक है ये केवल आदमी ही नहीं, उन महिलाओं के भी जीत का गुणगान करती हैं जिन्होंने इतिहास में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाहें तो इस इतिहास के अंदर आप उन इतिहास के सेक्शंस को भी देख पाएंगे, उन नए पात्रों को भी पढ़ेंगे जिसके अंदर इंदिरा गांधी कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनी, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनी भारत के अंदर, और किस तरीके से उसने लगभग पूरे भारत को बचाया बाकी समस्याओं से। थ्रू प्लेग्स एंड बैटल्स, काफी सारी बीमारियां चली, प्लेग तो आप जानते ही बहुत लंबे समय तक चला, काफी सालों बाद इसका इलाज बना। एज सिटीज एंड एम्पायर रोज एंड फॉल, जिससे क्या हुआ, बड़े बड़े शहर उगे और गिर भी गए, परिवार जिए खत्म भी हो गए, पता भी नहीं चला, आपस में लड़े भिड़े मारे गए, बीच में सब चीजें देखने को मिली। यानी कि आप कह सकते हैं हंगर देखने को मिली सबसे ज्यादा। हंगर मनी की थी, पावर की थी, सोसाइटी की थी, और सोसाइटी के साथ साथ पॉलिटिक्स की थी। तो पॉलिटिकल में पावर वैसे हमने लिख दिया था। तो बुक यहां पर हमें बार बार याद दिलाती है कि किस तरीके से शिया सुन्नियों का आपस में लड़ाई चला, कौन अपने आप को स्ट्रांग रिकमेंड कहता है, कौन दूसरे को फर्जी कहता है, ये सबसे बड़ी बात है। कायदे से अगर देखा जाए इस किताब के इस पॉइंट पे मैं एक बात और बोलूंगा कि भारत में हिंदू मुसलमान का इतना युद्ध नहीं है जितना पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अगर भरोसा ना हो तो 196 कंट्रीज की लिस्ट है बच्चा, इन 196 की कंट्रीज के लिस्ट में केवल 5 देश 6 देश बड़े बड़े हटा दो, जिनके बड़े बड़ों के नाम पता हो हटा दो उनको, उसके बाद जो बाकी देश है उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। अमेरिका सुन लिया होगा आपने,
इजराइल सुन लिया होगा, फ्रांस टर्की सुन लिया होगा, ईरान इराक सुन लिया होगा, चाइना रशिया पाकिस्तान भारत, ऐसे देश 15-20 देशों के नाम पता होंगे। इनके बाद में बाकी 196 देशों में आप नोटिस करेंगे तो उन सब में सैकड़ों डिस्प्यूट्स दिखेंगे जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करता। द बुक हर्टल थ्रू टाइम राइट अप टू द कोविड पेंडेमिक। अब इस बुक में यहां तक के बारे में बताया गया कि कोविड पेंडेमिक से कैसे देश रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, कैसे वॉर जो है यूक्रेन की जो शुरू हुई जो नेवर एंडिंग वाली परिस्थिति में थी, कैसे रशिया का एनेक्सेशन हो रहा था, रशिया कैसे एनेक्सेशन कर रहा था बाकी देशों को, छोटे छोटे यूक्रेन को, शेप ऑफ फैमिली चेंज हो रही थी। क्यों? जो रशिया के अंदर से यूक्रेन के अंदर से लोग भाग गए, आजू बाजू के देशों में पहुंच गए, उन देशों की प्रेजेंस के अंदर एक नया कल्चर जुड़ गया, तो एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, सर्कमस्टांसेस बढ़ गए और एक तरीके से माहौल पूरा बदलता चला गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, women aspire to equal humanity। और उसके बाद में किस तरीके से लगभग सब कुछ बदल गया यहाँ आप देख सकते हैं। अब सोचने वाली बात, इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक तरीके से और भी जोड़ सकते हैं बच्चा, कि जैसे म्यांमार के अंदर से रोहिंग्या उसको निकाला गया, पहला कितना बड़ा डिस्प्यूट देखा रोहिंग्या का आपने। उसके बाद में कैसे वो बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, भारत से अब भगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे सेटल होते चले जाएंगे और 10-15 सालों के अंदर फिर इनको औरों से अलग कर पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये खुद भी उस देश के कल्चर का हिस्सा बन जाएंगे। बट द होल्ड ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज has not waned with the decline of monarchy and the rise of democracy, election and parliament। लेकिन बड़े बड़े नामों को देखें, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को देखें, तो समय के परिवर्तन होने के साथ साथ ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहोल्ड करते आए हैं, ये कहीं कमजोर नहीं हुए। Informal network operate under the rational frame of a liberal republic। Clan and kin connection still exert power। यहाँ पे वही चीज बताई गई बार बार। Across the world some families have held power। पूरे के पूरे संसार में कुछ परिवारों के पास ही पावर रही है, चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड क्यों ना हो, चाहे वो कैनेडी की बात कर लो, बुश की बात कर लो, लीज, मार्कोस, किम, यहाँ पे गांधी है, भुट्टो है, इन सब में कुछ सेलेक्टेड लोग थे जिनके पास पावर रही, जिनके पीछे पीछे देश चले, बाकी सब फॉलोवर थे। आप एक बात देखिए, बड़े बड़े 20 नाम गिनने के बाद में 21वां नाम आपको नहीं पता होगा। मंगल पांडे जी का नाम याद होगा आपको, मान गए। सेम इसी प्रकार से गांधी जी, आपके बालपाल, जो लाल बाल पाल नाम था, लाला लाजपत राय हो गया, विपिन चंद्र पॉल हो गया, सबके नाम के बाद में, सेलेक्टेड नाम के बाद में बाकी नाम भी याद नहीं होंगे। पॉलिटिकल रिप्रेशन अफेक्ट द मंडेला मैरिज। अब यहाँ पे कैसे किसी डायनेस्टी पर किसी दूसरे का इंपैक्ट रहा, वो चीजें भी बुक के अंदर दिखाई गई हैं। फोकस ऑन फैमिली ब्रिंग्स अप अ फैमिलियर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। टू इंडिविजुअल डिफाइन हिस्ट्री। क्या एक आम इंसान हिस्ट्री को डिफाइन कर सकता है? इंडिविजुअल यानी एकलवाद की बात करें तो क्या वो इतिहास को डिफाइन कर सकता है? और इज द वर्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इम्पर्सनल फोर्स, या फिर वो जो वर्क है वो किसी ना किसी एक्सीडेंट से जनरेट हुआ, इम्पर्सनल ना चाहते हुए कोई फोर्स से जनरेट हुआ है। बाय स्केचिंग अ रफ पिक्चर ऑफ हिस्ट्री थ्रू सम फैसिनेटेड फैमिलीज, द बुक इज फर्मली ऑन द साइड ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अगर बात करें यहाँ पे तो कुछ परिवार ऐसे थे जो इन्फ्लुएंशियल थे, कुछ परिवार ऐसे थे जो बेसिकली बुक के अंदर दर्शाए गए हैं जो अपना महत्व दिखाते थे, पावर को दिखाते थे, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो किसी ना किसी घटना की वजह से सामने आए। तो एक तरीके से यहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट से सारी चीजें जनरेट हुई। ह्यूमन का इंटरेस्ट जो था वो बड़ी बड़ी चीजों में था। आज पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है अडानी ने कितना कमाया, अपोजिशन चाहता है कि अडानी कितना घाटा खा रहा है। तो बेसिक स्टोरी घूम फिरकर अडानी पे ही आ गई कि भाई रेल भी की अडानी से। तो अडानी की स्टोरी क्या है, कौन से नेक्शन में कितना पैसा कमा रहा है, कहाँ पे कितना लगा रहा है, रेलवे से कितना कमा रहा है। तो जब ये चीजें घूम फिरकर बार बार आती हैं तो एक बात समझ में आती है कि पूरी स्टोरी बड़ी फैमिलीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो वही चीज इस बुक में डिफाइन करी है कि कोई भी देश रहा हो तो वो देश में सबसे पहली फैमिली रिच या बहुत बड़े डायनेस्टी के पार्ट हो गए, फिर उसमें मेल डोमिनेंस हो गया,
फिर विमेन का बेसिकली कल्चर से जुड़ना और परिवर्तन लाना, फिर इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स की बात होने लगी कि किस तरीके से बदलाव आया, फिर किस तरीके से लोगों का नेशनल इंटरेस्ट बढ़ा, नेशनल इंटरेस्ट के बाद में वॉर्स की बात बता दी। तो लगभग इस किताब के अंदर हर उस चीज को ब्यौरे के साथ समझाया गया है जो आपस में एक दूसरे से लिंक थे। तो ये जो किताब है इसके बारे में एक एडिटोरियल आया था कि असल में हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, असल में हम कुछ रेप्यूटेड फैमिलीज की प्रेजेंस और उनके रोल से अफेक्टेड चीजों को नोटिस करते हैं। और सच्चाई है, आप इतिहास में अगर आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल अशोक एक परिवार, एक राजवंश हो गया, उसी के बारे में पढ़कर हम छोड़ देते, बाकी इसके अलावा हमें और बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं होती। तो यही सबसे बड़ी चीज इधर डिफाइन की गई है। खैर यहाँ पर ये आर्टिकल आज का फिनिश होता है, समाप्त होता है। यहाँ पर प्रयास किया गया बुक से और इतिहास की चीजों से रिलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी कि सारी चीजें केवल लिमिटेड नामों से रिलेट है, बाकी चीजों का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और धीरे धीरे हम ऐसी ही चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।